हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का नया लेसन जो कि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, जीवों में श्वसन। तो हम आज ये जानेंगे कि जीवों में भी कैसे श्वसन होता है, कैसे हम लोग श्वसन प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये लेसन शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे रोज़ रोज़ नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र बस स्टॉप पर पहुंचना चाहता था ताकि उसका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप में पहुंच गया। उसकी सांस तेज गति से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है, तो बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। ठीक है, तो ये इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि उस बच्चे की सांसें क्यों तेज़ तेज़ चल रही थी, क्योंकि वह अपनी दादी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था बूझो। इसलिए वह भाग भाग के गया तो उसकी सांस बहुत तेज़ी से चल रही थी और वो हाँफ रहा था। तो इसलिए वो सोचा कि तो उसकी दादी ने उससे पूछा कि तुम हाँफ क्यों रहा हो, तो उसने कहा कि मैं दौड़ दौड़ के आया इसलिए मैं तेज़ी से हाँफ रहा हूँ। दौड़ने के बाद वह सांस तेज़ी से क्यों लेने लगता है। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों ले रहा है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न उत्तर जानने से पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम सांस आखिर क्यों लेते हैं। हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक चरण है, जो कि आपका ये लेसन है कि जीवों में श्वसन। तो जो है सांस लेने की प्रक्रिया ही श्वसन प्रक्रिया का एक प्रथम चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। श्वसन मतलब सांस क्यों लेते हैं। ठीक है, अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कि कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों का संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी कोई भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते, पढ़ते समय भी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए क्यों कहते हैं। देखिए, आप लोग को भी लगता होगा क्यों हमसे कहा जाता है कि खाना खाइए खाना खाइए। ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जब भी हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो भोजन में जो भी हमारी संचित ऊर्जा जो हमें भोजन से मिलती है वो जो है निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों में भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो भोजन से जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं अपने सांस के द्वारा। आप जानते हैं कि वायु में क्या होती है, वायु में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो एक प्रक्रिया तो होती है कि हम वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं और दूसरी प्रक्रिया होती है कि हम वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो जो हम श्वसन करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है, जिस वायु को हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं वो तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के कई भागों में जाती है, कोशिकाओं से अंदर ले जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। तो यह ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन का जो है विखंडन करने में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन में प्रयुक्त ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे हम कैसा श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा जो मुक्त होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिकीय श्वसन क्या है। ठीक है, तो सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। तो सभी जीवों की कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है,
कोशिका के अंदर भोजन मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विखंडन हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, तो कैसे? तो उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो भोजन के विखंडन से क्या होता है? ऊर्जा हमें निर्मुक्त होती है। तो ग्लूकोज है, सबसे पहले देखिए आप क्या है, इसमें ग्लूकोज है, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति है यहाँ पे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हो रहा है, प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। तो अनेक जीव ऐसे हैं जो कि वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ठीक है, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। तो यीस्ट कैसे श्वसन करते हैं? अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। एक प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं और इसका उपयोग यह बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है देखिए अगला पॉइंट क्या है? हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। अब देखो हमारी भी पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए जो है हमें क्या होता है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होगी? आपूर्ति जो है सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं क्या करती हैं? अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने पर आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है? ऐंठन तब तक होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। जब भी कोई पेशी, हमारी जो शरीर की पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं तो शरीर में एक ऐंठन सी उत्पन्न होती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, इससे क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनते हैं और ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पे हमें जो है ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अब आप लोग देखिए, क्या आप अनुमान लगा पाएंगे कि ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होता है कि गर्म जल में स्नान करने से, शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण जो है शरीर में बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे रक्त का संचरण बढ़ेगा तो उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ेगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। ठीक है, अगला है श्वसन। अब देखिए श्वसन प्रक्रिया का एक क्रियाकलाप इसमें दिया गया है। इस क्रियाकलाप को आपको अपने शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति में ही करना है। ठीक है, तो क्या है? अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर दीजिए। ठीक है, और घड़ी की ओर देखिए कि आप कितनी देर तक दोनों नथुनों को बंद कर पाएंगे। मतलब आपको अपनी सांस रोक के रखनी है। कुछ समय बाद आपको क्या महसूस होगा उसे आपको नोट करना है। ठीक है,
क्या आप जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती है? आइए इसका पता लगाने के लिए दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। बूजो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक, अब देखो बूजो भी ऐसा कर रहा है, जब उसने कुछ देर तक सांस रोकने के बाद अपनी सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जब थोड़ी देर हम सांस रोक के चलते हैं उसके बाद हमें जो है बहुत तेज सांस लेनी पड़ती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। सामान्यतः हमें यह आभास नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। नॉर्मल आप बैठे रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप श्वसन कर रहे हो। हालांकि आप कोशिश करें तो आप इसकी गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए एक विश्राम की स्थिति में आपको बैठ जाना है और सांस लीजिए और फिर छोड़िए, सांस लीजिए फिर छोड़िए। पता लगाइए कि आप आखिर 1 मिनट में, ठीक है, कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार आप बाहर छोड़ते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतर श्वसन करते हैं जितनी बार उच्च श्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना फिर से कीजिए। ठीक है, अपनी श्वसन दर की दौड़ना बंद करने के बाद फिर पूर्ण विश्राम करने के बाद याद कीजिए। ठीक है, अपने निष्कर्षों को सारणी 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों के साथ आपस में कीजिए। सभी सहपाठी आप आपस में मिलकर ये काम कर सकते हैं, अपनी अपनी श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप से आपको यह अवश्य अनुभव हुआ होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें अधिक भूख लगती है। ठीक है, तो ये देखिए, कोई वयस्क व्यक्ति, कोई जो बड़ा व्यक्ति है, वयस्क है, रात्रि विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और इतना ही बार बाहर छोड़ता भी है। ठीक है, इतने बार अंदर लेता है और इतनी बार बाहर भी छोड़ता है। अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें आपको अपने सहपाठी के साथ ऐसा ही एक वो बनाओगे आप कॉपी में, एक आपका गेम हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आप गेम की तरह इसे खेल सकते हैं और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि श्वसन किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपका मित्र कर रहा है, कैसी आपकी श्वसन दर है, कैसी उसकी दर है। इससे आपको सब कुछ पता लगेगा कि दौड़ना, और ये आपका बहुत अच्छा एक गेम भी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब पहेली क्या जानना चाहती है? देखिए, पहेली जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है तो झपकी आती है तो हम झपकाई क्यों लेते हैं, हम जम्हाई क्यों लेते हैं? ये भी देखिए, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब भी हमें नींद लगती है तो आखिर हम जम्हाई क्यों लेते हैं। ठीक है, जब आप नींदें होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर आप किसी व्यक्ति का करते हैं तो किस क्रियाकलाप में उसकी श्वसन दर ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। ठीक है, अब देखिए, हम श्वास कैसे लेते हैं, अगला है हमारा टॉपिक, हम सांस आखिर कैसे लेते हैं। आइए अब श्वसन विधि की क्रियाविधि जानते हैं। सामान्यतः हम नथुनों के द्वारा वायु अंदर लेते हैं। जब वायु का अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली में होकर फिर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। यह पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है मध्य पर वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सामान्य सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति
करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसे वक्ष गुहा का आयतन जो है कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में इन गतियों को आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं। आपको अपने शरीर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इनका अध्ययन आराम से कर लेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी हथेली को उदर पर रखिए, तो उदर की गति को अनुभव कीजिए और कि आप क्या पाते हैं। धूम्रपान जो है फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है और इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। ये आप लोगों के लिए है कि धूम्रपान कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। ये जो है हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आपको क्या दिखाया गया है। ये यहाँ से आपने सांस ली मुख गुहा से, फिर नासा गुहा में गई है, यहाँ से ग्रसनी में होते हुए फिर श्वास नली में गई, श्वास नली से फिर यहाँ फेफड़ों में जाती है सांस, फेफड़ों से फिर पसलियों में जाती है। ठीक है, फिर ये डायाफ्राम, ये जो पूरा तंत्र है इसको क्या कहते हैं, हम डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, हमारी आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं, जब भी हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित जो है रोम में फंस जाती है। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण गुहा के पार भी चले जाते हैं। ये गुहा कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आने लग जाती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ जो है बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है और कोई नहीं। सावधानी बरतें। अब देखो आपको क्या सावधानी रखनी है। जब भी आप छींकते हैं तो अपनी नाक को हमेशा ढक लें, जिससे बाहर निकले गए कणों को अन्य व्यक्तियों को अंतःश्वसन के समय न ग्रहण कर लिया जाए। जैसे ही आप छींकेंगे कोई भी कण आपके शरीर से निकलेंगे जो भी गंदे होंगे तो वो दूसरे के शरीर में ना जाएं। इसलिए अपने छींकते समय जो है अपने मुंह पर हाथ रखना अति आवश्यक है। ठीक है, देखो अब इसमें आपको दिखाया गया है चित्र में, यहाँ से वायु अंदर जा रही है, फिर पसलियाँ बाहर की ओर गति कर रही हैं और डायाफ्राम जो है क्या कर रहा है, डायाफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरे जब वायु बाहर की ओर धकेली जाती है, अब जब हम श्वसन में वायु को बाहर छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, पसलियाँ जो है अंदर की ओर गति करने लग जा रही हैं फिर से, और जो है डायाफ्राम जो है फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये सब क्रिया कैसे हो रही है आखिर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के माप में परिवर्तन हो सकता है। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए हैं। प्रत्येक यह दावा कर रहा है कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सक रहा है। ठीक है, क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को अपने सहपाठियों के साथ आप लोग भी इस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है क्रिया करनी है आपको, पहले आपको एक गहरी सांस लेनी है, किसी माप से वक्ष का माप लेना है, माप को फिर सारणी में नोट करना है। इसी तरह सभी बच्चे इस तरह की क्रियाकलाप आपस में कर सकते हैं और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके आगे हम इसके आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पादप में श्वसन और ये सब चीज़ें हम अन्य जंतुओं में श्वसन, ये सब क्रियाकलाप हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आप इसको अपने मित्रों के साथ कीजिए 6.4, और जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसको आप 2-3 बार रिवाइज करके पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके आगे का हम पार्ट आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।